सभी विद्यार्थियों का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा 12वीं कक्षा की जो अकाउंटेंसी की एग्जाम होनी है उससे रिलेटेड आज की जो मैराथन क्लासेज है वो होने वाली है। आज के सेशन में एक सेशन में ही पूरा का पूरा जो आपका जो टॉपिक है अनुपात विश्लेषण रेशियो, इसको अपन आज के सेशन में हल करेंगे। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं वो फटाफट अपने इस सेशन को शेयर कर दें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उन पे अपन आज के इस सेशन में बात करेंगे। उनका फायदा है वो हर विद्यार्थी को मिले, क्योंकि महत्वपूर्ण आपके एमसीक्यू, महत्वपूर्ण आपके रिक्तस्थान, महत्वपूर्ण आपके वन लाइनर क्वेश्चन है वो आज के इस सेशन में होने वाले हैं। तो फटाफट ये काम जरूर करें ताकि आज का इस सेशन है वो अपन स्टार्ट कर सकें। साथियों, एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है और कम समय में आपको बढ़िया तैयारी करनी है, बढ़िया आपको नंबर लेके आने हैं, क्योंकि कॉमर्स का स्कोप है, चाहे आप सीए में हो, चाहे आप सीए में हो, चाहे आप सीएस हो या गवर्नमेंट जॉब में आपकी स्कूल लेक्चरर है, अकाउंटेंट है, उनमें आप जॉब चाहते हो तो आपका जो बेसिक है वो मजबूत होना चाहिए। आपको अकाउंटेंसी का जो बेसिक नॉलेज है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका बेसिक नॉलेज बढ़िया है तो फिर आप कोई भी एग्जाम में वो क्वालिफाइड कर सकते हो। तो आज के सेशन को मैं स्टार्ट करूंगा और जो आपका जो टॉपिक है आपका रेशियो है ना, रेशियो वाले में अपन बात करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखो, फटाफट मैं बात कर रहा हूँ नई चीज की, और वो काम आपको कर देना जो हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन है उस पर अपन बात करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक संस्था का जो स्कंद आवर्त अनुपात है, स्टॉक टर्न और रेशियो अगर 6 गुना है यानी मल्टीप्लाई में है तो ये अनुपात की अभिव्यक्ति कौन सी होगी, है ना। क्योंकि अनुपात की अभिव्यक्ति है वो 3 तरीके से होती है, शुद्ध अनुपात में, दर के रूप में और प्रतिशत के रूप में, है ना। शुद्ध अनुपात यानी शुद्ध अनुपात जैसे 1:1 है, दर है यानी गुणा के रूप में गुणा, और ये आपका प्रतिशत, है ना। इस तरीके से ये आपका जो स्टॉक होता है उसका आप क्या कर सकते हो, उसका अभिव्यक्ति करते हो, उसको आप आइडेंटिफाई करते हो, उसको आप वर्गीकरण करते हो। तो अगर गुणा की बात आती है कि 6 गुणा में दे रखा है तो हमेशा ध्यान रखना, अगर गुणा की बात आती है तो वो दर के रूप में इंडिकेट करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 गुणा है तो वो दर के रूप में अभिव्यक्ति किया जा रहा है, ठीक है। कुछ अनुपात ऐसे होते हैं जो शुद्ध के रूप में डिक्लेयर किए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गुणा के रूप में होते हैं, और कुछ अनुपात ऐसे होते हैं जो प्रतिशत के रूप में होते हैं। इनमें भी अलग अलग है वो डेफिनेशन दे रखी है, अलग अलग जो समझाने का तरीका दे रखा है कि किस तरीके से आपको इसको शो करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं कि भाई अनुपात विश्लेषण का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव है कि भाई अपने को रेशियो है वो करना पड़ता है, रेशियो एनालिसिस है वो करना पड़ता है। तो इसका क्या उद्देश्य है, क्या इसका फायदा होता है, तरलता की स्थिति का ज्ञान होता है क्या होता है, क्योंकि इसमें आपका करंट रेशियो है, लिक्विड रेशियो है, उसका सारा का सारा ज्ञान है वो इसमें मिलता है। लाभदायकता का ज्ञान, प्रॉफिटेबिलिटी का, कि अपन उस व्यापार की जो लाभ की कंडीशन है उसका अनुमान लगा सकते हैं कि भाई ये फर्म है वो कितना लाभ है ज्ञात करती है। शोधन क्षमता, सोल्वेंसी रेशियो, जो अंश या जो ऋण पत्र अपने निर्गमन किए उनको कितनी अवधि के बाद अपन शोधन कर सकते हैं। जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन होंगे, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास असेट्स रहेगी, है ना, तो अपन क्या कर सकते हैं, निश्चित समय में उनका संशोधन कर सकते हैं। तो अनुपात विश्लेषण का क्या होगा, उपयुक्त सभी है वो इसका सही आंसर होगा। तो अनुपात विश्लेषण का उद्देश्य, ये तो ऑब्जेक्टिव में है और वैसे भी आता तो ये वो आप ये काम में ले सकते हो कि भाई तरलता की स्थिति का ज्ञान होता है, लाभदायकता का ज्ञान होता है, शोधन क्षमता का ज्ञान होता है ना। तो कुल मिलाकर ये सारे के सारे आपका जो रेशियो एनालिसिस है, अनुपात विश्लेषण है, उसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए,
तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अनुपात का परिकलन करते समय जब एक मद चिट्ठे से दूसरी मद लाभ हानि खाते से ली जाती है तो ऐसा कौन सा अनुपात होगा, है ना। क्योंकि अपने पास वित्तीय विवरण होते हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, एक होता है आपकी बैलेंस शीट, है ना, ये होते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि एक मद तो अपन चिट्ठे से लेते हैं, एक मद तो चिट्ठे से और दूसरी मद है वो अपनी लाभ हानि खाते से होती है, तो ये कौन सा अनुपात होगा। अगर ध्यान रखना, अगर दोनों ही मद चिट्ठे की होती है तो वो चिट्ठा अनुपात होगा, अगर दोनों ही मद लाभ हानि विवरण की होती है तो लाभ हानि विवरण अनुपात होगा। लेकिन एक मद आपकी पीएनएल की और एक मद आपकी बैलेंस शीट होती है तो वो संयुक्त अनुपात होगा। इसलिए यहां पर है जो प्रश्न पूछा उसके अकॉर्डिंग सी है वो यहां पर सही आंसर होगा। क्या होगा, संयुक्त अनुपात, है ना। तो एक मद अगर बैलेंस शीट की है और एक मद पीएनएल की है तो वहां पर संयुक्त अनुपात है, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके है। आगे है चौथा क्वेश्चन, है ना, फटाफट आप कमेंट में जवाब करो। देखिए कि कार्यशील पूंजी अनुपात का दूसरा नाम है जो आपकी वर्किंग कैपिटल रेशियो है ना। कार्यशील पूंजी अनुपात का दूसरा नाम क्या है, तरल अनुपात है, चालू अनुपात है, पूर्ण तरलता अनुपात है, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात है। कार्यशील पूंजी अनुपात का दूसरा क्या नाम है ये आपको बताना है। बताओ, देखिए कमेंट में फटाफट रिप्लाई करो। देखिए क्या इसका सही आंसर होगा, जो वर्किंग कैपिटल रेशियो है उसका क्या सही अनुपात होगा, क्या इसका दूसरा नाम होगा, फटाफट बताओ। देखिए रिप्लाई आना चाहिए फटाफट, है ना। तो देखो इसका दूसरा नाम क्या होगा, इसका दूसरा नाम होगा चालू अनुपात। क्यों, क्योंकि वर्किंग कैपिटल है, जो आपकी वर्किंग कैपिटल है वो होती है करंट असेट्स बटे करंट लाइबिलिटीज, है ना। तो इसलिए इसका दूसरा नाम है कार्यशील पूंजी अनुपात का दूसरा नाम है करंट रेशियो भी अपने कह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आदर्श चालू अनुपात किसे माना गया है। आदर्श चालू अनुपात किसे माना गया है, तो ये ध्यान रखना, है ना। फटाफट जवाब दो। देखिए क्या होगा इसका सही आंसर, आदर्श चालू अनुपात क्या होगा, आदर्श चालू अनुपात ये आपको बताना है। तो देखो 3-1 होगा, 1-1, 2-1 या 1-2, है ना। तो आदर्श जो चालू अनुपात होगा वो आपका होगा 2:1। अगर आपके पास 2 रुपए संपत्ति के हैं तो आपके दायित्व की कितना होना चाहिए, 1 रुपया ही होना चाहिए। अगर 2 लाख आपके पास संपत्ति है तो दायित्व आपका 1 लाख ही होना चाहिए। ठीक है, ये आदर्श अनुपात है वो माना जाता है। तो ध्यान रखना, आदर्श जो अनुपात होगा, आदर्श जो माप होगा वो आपका चालू अनुपात का 2:1 होगा। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि तरल अनुपात की गणना करते समय निम्न में से किस संपत्ति को ध्यान में नहीं रखा जाता है ना। जो अपना लिक्विड रेशियो होता है ना, लिक्विड रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स बटे करंट लायबिलिटीज, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो लिक्विड असेट्स कि जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, जो लिक्विड असेट्स में है ना आपका स्टॉक है, आपका प्रीपेड है ना, आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, वो आपकी लिक्विड असेट्स में शामिल नहीं होते हैं। डेटर होता है, कैश होता है, बिल रिसीवेबल होता है, लेकिन स्टॉक है वो आपका लिक्विड असेट्स में नहीं होता है। इसलिए ए है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। तो तरल अनुपात की गणना करते समय अपने स्कंद, स्टॉक, प्रीपेड और मार्केटेबल सिक्योरिटीज है उसको लिक्विड असेट्स में शामिल नहीं करेंगे, बाकी सारी की सारी आपकी लिक्विड असेट्स में शामिल होंगी। जो करंट असेट्स में होती हैं वो की वो, ये 3 शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है कि एक कंपनी के ग्राहक को उधार अवधि 30 दिन की है ना। आपने जो माल बेचा है वो अवधि कितने दिन की है, 30 दिन की है। अगर आप संग्रहण की दृष्टि से बात करें तो संग्रहण की दृष्टि से खराब संस्था मानी जाएगी यदि उनकी औसत संग्रहण अवधि है ना। अगर इतने दिन से ज्यादा अगर आप संग्रहण में टाइम लगाते हो तो वो आपकी संस्था क्या मानी जाएगी, खराब मानी जाएगी। तो इसमें भी देखो उधार की अवधि कितनी है, 30 है। ठीक है,
लेकिन यही अगर 36 दिन या इससे ज्यादा होती है तो वो संस्था क्या मानी जाएगी, खराब संस्था मानी जाएगी। तो यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है, इसकी औसत अवधि, संग्रहण अवधि है वो कलेक्शन पीरियड कितना होना चाहिए, 36 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 36 दिन से कम है तो संस्था ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 36 या 36 दिन से ज्यादा है तो आपका जो कलेक्शन पीरियड है ना, संग्रहण अवधि है, वो आपकी ठीक नहीं है, वो संस्था है वो खराब मानी जाती है। ठीक है, हो गया आंसर। बढ़े आगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि यदि 365 दिन में व्यापारिक देयता आवर्त अनुपात का भाग दिया जाता है तो आपके सामने क्या आएगा। अगर 365 दिन में व्यापारिक देयता आवर्त, यानी अपने को क्या ज्ञात करना होता है, व्यापारिक देयता आवर्त अनुपात, यानी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, है ना, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, है ना। तो इसको अपन क्या कहते हैं, एवरेज पेमेंट पीरियड। तो इसका फॉर्मूला होता है 365 बट्टे, है ना, ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो, ये होता है एवरेज पेमेंट पीरियड का, है ना। तो इसमें ये पूछा है कि अगर अपन 365 में व्यापारिक देता, यानी 365 में ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का भाग देते तो अपने पास क्या आता है, औसत भुगतान अवधि, कितने समय में अपने को पेमेंट करना है। तो यहां पर सी है वो आपका सही आंसर होगा। क्या होगा, सी है वो यहां पर सही आंसर के रूप में अपने इंडिकेट करेंगे। ओके है, समझ गए मेरी बात। तो औसत भुगतान अवधि कब आएगी, जब अपन 365 में ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का भाग देंगे या डिवाइड करेंगे। ओके, आगे देखो, आगे क्या है, 9 नंबर क्या कह रहा है, यदि एक कंपनी का परिचालन अनुपात 78% है तो उसका परिचालन लाभ अनुपात कितना होगा। यानी ये पूछा आपसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये पूछा। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है 100 माइनस ऑपरेटिंग कोस्ट। क्या है, 100 माइनस ऑपरेटिंग कोस्ट। तो 100 तो अपने पास है ही, ऑपरेटिंग कोस्ट कितना दे रखा है, परिचालन या ऑपरेटिंग रेशियो के, ऑपरेटिंग रेशियो कह सकते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, है ना। तो अपने पास ऑपरेटिंग रेशियो कितना है, 78, है ना। तो ये कितना बच गया, 22%, है ना। तो इसमें अपने पास पूछा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछा है तो 22% आ जाएगा। तो यहां पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, ए है वो सही आंसर होगा, है ना। तो परिचालन अनुपात अगर आपका 78 दे रखा है तो 100 में से 78 घटा दो तो अपने पास 22 आ जाएगा। अब यहाँ पर कैसा भी सवाल आ सकता है, 78 की जगह 88 दे दे तो 100 में से 88 घटा दे तो 12 आ जाएगा, 58 दे दे, 50 दे दे, 54 दे दे, 55, कुछ भी तो दे दे, लेकिन अपने को ध्यान में रखना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ज्ञात करना है। तो 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो होता है, तो 100 में से ऑपरेटिंग रेशियो घटाएंगे तो अपने पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है वो आ जाएगा। ओके है, बढ़े आगे। आगे देखो 10 नंबर, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक कंपनी का स्कंद आवर्त अनुपात कितना है, 4 है, तथा इसकी संचालन की आगम लागत कितनी है, 2 लाख रुपए। आपको औसत स्कंद की कैलकुलेशन करनी है। तो देखो फॉर्मूला होता है आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बट्टे एवरेज इन्वेंट्री, ये इसका फॉर्मूला। अब देखो अपने पास टर्नओवर रेशियो दे रखा है कितना, 4। टर्नओवर रेशियो कितना दे रखा है, स्कंद स्टॉक टर्नओवर रेशियो है 4,
और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है अपने को 2,40,000। अब अपने पास एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है ना, तो एवरेज इन्वेंट्री, अब देखो इसको क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो यहां पर भाग देंगे एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री 2,40,000 में भाग दे देंगे 4 का, तो 2,40,000 में भाग देंगे 4 का, तो कितना आ जाएंगे 60,000 आ जाएंगे। इसमें क्या पूछा, औसत स्कंद पूछा है, तो डी है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 10 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होगा 60,000, है ना, तो डी है वो यहाँ पर सही आंसर के रूप में आपका जवाब होना चाहिए। फटाफट आप कमेंट में रिप्लाई करें ताकि हमें पता चल सके कि भाई कितने विद्यार्थी हैं वो हमारे इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको हमारे इस सेशन का फायदा है वो मिल रहा है ना, ये बात आपको जरूर शेयर करनी है। ठीक है, 10 नंबर हो गया क्लियर। बढ़े आगे, आगे देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या कह रखा है कि संस्था के स्वामियों के कोषों और कुल संपत्तियों के मध्य जो संबंध होता है उसको किस में व्यक्त किया जाता है ना, तो स्वामियों के कोष और कुल संपत्तियों के मध्य, तो उसको कहते हैं अपने प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, शेयर होल्डर फंड बटे टोटल असेट्स। तो संस्था के स्वामी और कोष, जो स्वामी के कोष है और कुल संपत्ति में अगर संबंध की बात आती है तो वहां होता है बी, यानी आपका स्वामित्व अनुपात, यानी प्रोप्राइटरी रेशियो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संस्था के स्वामी कोषों और कुल संपत्तियों के मध्य जो संबंध को व्यक्त करता है वो आपका होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, कौन सा होगा, शोधन क्षमता अनुपात, है ना, सोल्वेंसी रेशियो होगा। क्या होगा, सोल्वेंसी रेशियो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। संस्था के स्वामियों के कोष और कुल संपत्ति के मध्य जो संबंध व्यक्त करता है वो आपको शोधन क्षमता अनुपात होगा, सोल्वेंसी रेशियो होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, 12 नंबर, एक कंपनी के प्रति अंश अर्जन 6 रुपए और प्रति अंश लाभांश 4 रुपए है, तो आपका भुगतान अनुपात क्या होगा, तो ये फॉर्मूला होता है आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है डीपीएस बटे ईपीएस, तो डीपीएस बटे ईपीएस मल्टीप्लाई 100, तो डीपीएस अपने पास 4 है और ईपीएस अपने पास 6 है, मल्टीप्लाई 100 है ना, तो इसमें भाग देंगे तो अपने पास कितने आ जाएंगे, 66.67% है वो इसका आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, 66.67% है वो इसका आंसर है वो आ जाएगा। आगे देखते, आगे देखो क्या कह रखा है कि लेखांकन अनुपातों को दो मदों के अनुपात के रूप में मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। दो मदों के मध्य, दो मदों के जो अनुपात के रूप में प्रदर्शित कौन सा करेगा, दो मदों के अनुपात के रूप में कौन सा करेगा, अनुपात के रूप में, दर के रूप में, प्रतिशत के रूप में और उपयुक्त सभी के रूप में। तो देखो लेखांकन की बात आती है, रेशियो की बात आती है, तो रेशियो है दो मद, चाहे वो कहीं के भी हो, चाहे आपके एसेट साइड, आपके एसेट्स की हो, लाइबिलिटीज की हो, चाहे आपके ट्रेडिंग अकाउंट की हो, पी&एल की हो, बैलेंस शीट की हो, तो उनको वो अनुपात के रूप में भी करेगा, दर के रूप में भी करेगा और प्रतिशत के रूप में भी करेगा। इसका मतलब है वो यहाँ पर बात करें उपयुक्त सभी की, तो 13 नंबर है उसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, है ना, तो उपयुक्त सभी में इसका आंसर है वो होगा, है ना। इससे पहले अपन ने ये ज्ञात किया था
इसका आंसर मैंने आपको कंप्लीट नहीं बताया था, 66.67% है, वो इसका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का आंसर क्या होगा आपका? 12 नंबर का आंसर होगा आपका 66.67%, है ना। और 13 नंबर का भी आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, बात करेंगे आगे। आगे 14 नंबर क्या कह रहा है? 14 नंबर है कि कुल संपत्तियों की गणना में शामिल नहीं करते हैं। टोटल असेट्स होती है, उसमें कौन कौन सी चीजों को अपन शामिल नहीं करते हैं? तो देखो, पहली आती है आपकी स्थायी संपत्तियां, तो इनको शामिल करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर आती है आपकी चालू संपत्तियां, तो इनको भी शामिल करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विक्रय योग्य प्रतिभूतियां, इनको भी शामिल करते हैं, मार्केटेबल जो सिक्योरिटीज होती है। लेकिन आपका जो प्रारंभिक व्यय है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज है, इसको शामिल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक व्यय, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज है, वो आपकी कुल संपत्ति की गणना में शामिल नहीं होती है, कुल संपत्तियों की गणना में इसे शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप ढंग से आप समझोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़े आगे, फटाफट देखो रिप्लाई करो, फटाफट रिप्लाई करो कि जो आपकी लिक्विडिटी है, द्रव्यता के आधारभूत माप कौन से हैं? द्रव्यता के आधारभूत माप, जो माप होते हैं, मेजरमेंट होते हैं, वो कौन से हैं, है ना। तो देखो, रहतिया आवर्त और चालू अनुपात ये नहीं है ना। चालू अनुपात और द्रव्यता अनुपात, है ना, ये हो सकता है। सकल लाभ सीमांत और प्रचलन ये नहीं है। चालू अनुपात औसत ये भी नहीं है ना। तो इसका मतलब है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चालू अनुपात और द्रव्यता, यानी करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो है, वो आपके लिक्विडिटी के क्या है? दो महत्वपूर्ण माप है, वो माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो है, वो आपके लिक्विडिटी के आधार पर महत्वपूर्ण माप है, वो माने जाते हैं। तो लगभग देखो, परीक्षा में जो क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप की अगर बात करें, एमसी क्वेश्चन की बात करें, तो वो इस तरीके के क्वेश्चन है, वो आपको देखने को मिलेंगे। देखो, इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई अतिरिक्त मैटर है जो आपने अभी तक पढ़ा है, उसका रिविजन जरूर करना है ना। देखो, परीक्षा है, वो तुक्कों के आधार पर आप जंग है वो नहीं जीत सकते। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा डोज है, एक्स्ट्रा कैप्सूल है, वो एक प्रदान किया जा रहा है, ताकि आप एग्जाम में जो चीज आपने पढ़ी है उसका आप यथा समय रिवीजन करें, है ना। क्योंकि परीक्षा में जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उसका उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट है वो मिलेगा। ये नहीं कि अपन ने 15-20 क्वेश्चन पढ़ लिए और हम है वो बढ़िया नंबर लेके आए, ऐसा नहीं होगा। रिवीजन है वो कंपलसरी है, रिवीजन करते रहे। इसके अलावा इनको भी फटाफट, क्योंकि आपने सारी चीज पढ़ रखी है, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप पढ़ते हो और पढ़ने के बाद इनका आप जवाब देते हो, तो आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो बढ़ता है कि हाँ, ये चीज तो मैंने पढ़ रखी है और ये इसका आंसर मुझे आता भी है ना। तो इससे आपका क्या होगा? आत्मविश्वास है वो जगेगा, और आत्मविश्वास जगेगा तो आप बढ़िया नंबर है वो एग्जाम में लेके आ सकोगे, है ना। तो ये इसका आंसर होगा। ये 15 क्वेश्चन हो गए। अब अपन करेंगे कुछ महत्वपूर्ण रिक्त स्थानों की बात, है ना, कि रिक्त स्थानों के, क्योंकि आपके 7 क्वेश्चन है वो रिक्त स्थान के भी बोर्ड परीक्षा में आने हैं, तो उनको भी अपने को तैयार करना है। संभावित अपन चर्चा करेंगे कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो, पहला क्या है कि चालू संपत्ति में से चालू दायित्व घटाएंगे, तो आपके पास क्या आएगा? कार्यशील पूंजी आएगी। क्या आएगी? कार्यशील पूंजी, जिसको अपन क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल कहते हैं, है ना। चालू संपत्तियों में से चालू दायित्व घटाएंगे तो कार्यशील पूंजी आएगी। 2 नंबर पूछा है, चालू अनुपात का जो आदर्श अनुपात है वो कितना है? तो अभी मैंने आपको बताया है 2:1 है, वो आपका चालू अनुपात का आदर्श अनुपात है, वो माना गया है। अगर करंट रेशियो की बात करेंगे तो उसका जो आइडियल रेशियो होगा वो 2:1 है, वो माना जाएगा, और वो बेस्ट भी है। ठीक है, ओके है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 नंबर क्या कह रहा है कि तरल अनुपात का आदर्श अनुपात है ना। एक तो होता है आपका करंट रेशियो,
करंट रेशियो का जो आदर्श अनुपात है वो 2:1 है, लेकिन लिक्विड रेशियो का जो आदर्श अनुपात है वो 1:1 है ना। लिक्विड रेशियो का आदर्श अनुपात क्या होगा, 1:1 है, वो माना गया है। ठीक है, ओके है। तो तरल अनुपात की बात आएगी तो 1:1 होगा। इसके बाद आगे पूछा है कि जो स्टॉक है चालू संपत्ति में से क्या घटाएं कि अपने पास स्टॉक आ जाए। तो चालू संपत्ति में से अपन क्या करेंगे, तरल संपत्ति घटा देंगे। चालू संपत्तियों में से तरल संपत्ति अपन घटा देंगे तो अपने पास स्टॉक है वो आ सकता है, क्योंकि चालू संपत्तियों में आपका स्टॉक है, प्रीपेड है, मार्केटेबल सिक्योरिटी शामिल होती है। लेकिन तरल संपत्ति में आपका स्टॉक है, प्रीपेड है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, वो शामिल नहीं होती है। तो अपने पास अगर करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स घटा देंगे तो अपने पास है स्टॉक है वो आ जाएगा। बताओ, देखिए यहां तक किसी साथी को, किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो, अगर दिक्कत हो तो इसमें अपन चर्चा करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। बताओ देखिए फटाफट, नहीं दिक्कत है तो देखो आगे बताओ। देखो क्या होगा इसका आंसर, 5 नंबर, चालू अनुपात, चालू संपत्ति में भाग देंगे किसका, जिससे अपने पास करंट रेशियो आ जाए। करंट रेशियो बराबर करंट असेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। तो चालू अनुपात आएगा, चालू संपत्ति में भाग देंगे किसका, चालू दायित्व का। चालू संपत्ति में चालू दायित्व का भाग देंगे तो हमारे पास चालू अनुपात आ जाएगा, करंट रेशियो आ जाएगा। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर। 6 नंबर क्या कहता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना। अपने को क्या चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसमें अपने को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, उसमें कौन सी मद और जोड़ दे जिससे अपने पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाए, है ना। तो देखो ये होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी संचालन क्रियाओं से आय, और ये होती है संचालन क्रियाओं की लागत, है ना। कुल ये होती है टोटल रेवेन्यू, और इसमें ये कॉस्ट में अपन क्या जोड़ दें कि टोटल रेवेन्यू आ जाए। तो अपन यहां पर जोड़ देंगे ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। अपन क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ देंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे ज्ञात करें। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन घटा देंगे तो अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और यहाँ पे पूछा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो अपने पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो आ जाएगा। यहां तक सारी बात क्लियर है, किसी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, सारी बात आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, और समझ रहे हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा। आगे 7 नंबर क्या कह रहा है कि सकल लाभ अनुपात, यानी आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो कितना है, 25% है। तो बेचे गए माल की लागत का अनुपात होगा, है ना। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर ग्रॉस प्रॉफिट जितना है, क्योंकि टोटल अपना आय कितनी होती है, 100 होती है ना। तो अब उसमें सकल लाभ इतना है तो बेचे गए माल की लागत अपने आप ही हो जाएगी कि भाई 100 में से अपन क्या कर देंगे, 25 घटा देंगे तो 75% है वो क्या आ जाएगी, उस माल की, यानी बेचे गए माल की लागत है वो आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी, है ना। क्योंकि सकल लाभ को जोड़ते हैं तब आपकी नेट रेवेन्यू होती है, और उसके बाद उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और घटाएंगे तो अपने पास नेट प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो अपने सिर्फ इतना पूछा कि भाई बेचे गए माल की लागत का अनुपात होगा, तो वो आपका 100 में से 25 घटा देंगे तो 75% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर कि परिचालन लाभ, है ना। ये परिचालन लाभ क्या होता है आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी क्या कह रहा है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट में से
क्या घटाएं कि अपने पास क्या आ जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए और अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से अपन क्या घटा दें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा दें। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसमें इतना ही पूछा है कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो किस तरीके से ज्ञात होगा, तो सकल लाभ है, ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाते ही हमारे सामने ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आ जाएगा। ओके, आगे देखो, आगे 9 नंबर क्या कह रहा है कि भाई तरलता अनुपात को, है ना, कौन सा अम्ल परख अनुपात के नाम से जाना जाता है। तो जो आपका लिक्विडिटी रेशियो है उसको दूसरा जो नाम दे रखा है वो है आपका अम्ल, क्या है, अम्ल परख अनुपात। क्या है, तरलता अनुपात को अम्ल परख के अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका तरलता अनुपात है उसको अम्ल परख अनुपात के रूप में भी अपने जानते हैं। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है, इसमें भी अपने को भूलना नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यवसायिक फर्म की रिक्त स्थान की गणना उसकी लघुकालीन देयताओं के भुगतान की क्षमता से की जा सकती है। कि भाई एक व्यवसायिक फर्म है जो दीर्घकाल और अल्पकालीन दो तरीके की देयताओं का भुगतान करती है। तो एक तो होगी दीर्घकाल और एक होगी अल्पकाल। तो आपको पता है कि भाई जब दीर्घकाल होता है तो वहां पर तरलता नहीं होती, लेकिन जब अल्पकाल होता है तो वहां पर तरलता होती है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं द्रव्यता या तरलता, है ना। एक व्यवसायिक फर्म की द्रव्यता कह दो या तरलता की गणना उसकी जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है उसके भुगतान के आधार पर अपने कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जब अल्पकाल की बात आएगी तो अल्पकाल में क्या होगा, लिक्विडिटी होगी। अल्पकाल में स्थायित्व नहीं होता है, लिक्विडिटी है वो होती है। ठीक है, तो 10 नंबर क्लियर हो गया। बड़े आगे 11 नंबर क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान मदों का निपटान 12 माह की अवधि के भीतर किया जा सकता है। यानी ऐसी मद जिन्हें अपन 12 माह के अंदर भुगतान करते हैं तो वो किस में आएगी, वो आएगी किसमें, आपकी चालू मदों में आएगी। चाहे वो चालू असेट्स हो चाहे वो चालू दायित्व हो, लेकिन दोनों ही किस में आएंगी, चालू में आएगी, जिसका भुगतान अपन 12 माह के अंदर करते हो। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, निपटान की बात कर रहा है। निपटान का मतलब निपटान तो दोनों तरीके से होता है, अपन प्राप्त भी करते हैं और चुकाते भी हैं, तो वो चालू मदों के वर्गीकरण में शामिल होगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात। ये कुछ महत्वपूर्ण जो आपके रिक्त स्थान है जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं उसके रिलेटेड अपन ने आज के सेशन में बात कर ली है। निश्चित रूप से ये बातें आप समझ गए होंगे, है ना, कि भाई किस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किस तरीके से आपको रिक्त स्थान है वो कंप्लीट करने हैं, है ना। अब बढ़ेंगे आगे, आगे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या है कि परिचालन लाभ अनुपात क्या होगा यदि परिचालन अनुपात 87.5% है ना। तो देखो इसका आंसर दे रखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, है ना। अभी मैंने आपको बता भी दिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, है ना। अब 100 माइनस अपने पास ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है, ऑपरेटिंग रेशियो, तो 100 में से घटा देंगे 87.5%, तो कितना बच जाएगा 87 यानी 12.5% है, वो क्या हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा, जो यहां पर अपन ने कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। फटाफट देखो समझने वाली बात है ना, ज्यादा इसमें आपका समय भी नहीं लगता है, तुरंत आप बात भी समझ जाते हो। आगे देखो क्या कह रखा है
एक कंपनी का चालू अनुपात कितना है, चालू अनुपात है 4:1 तथा कार्यशील पूंजी है 75,000 रुपये। चालू संपत्ति और चालू दायित्व की राशि ज्ञात करनी है। आपको एक तो ज्ञात करना है करंट असेट्स और एक आपको ज्ञात करनी है करंट लायबिलिटीज। अब देखो अपने पास वर्किंग कैपिटल है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई वर्किंग कैपिटल बराबर करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, है ना। अब देखो वर्किंग कैपिटल है अपने पास 75,000, करंट असेट्स अपने पास 4 और ये अपने पास 1, है ना। तो 75,000 बराबर 3, ये तो हो गया ना, 75,000 बराबर 3। अब इसको अपने को क्या करना है, इसको अपने को चेंज करना है ना। तो देखो करंट असेट्स, है ना, करंट असेट्स बटे करंट लायबिलिटीज बराबर 75,000, ये आपका होगा करंट असेट्स 75,000 बटे 3। अब इनको वज्र गुणा करेंगे, है ना, तो वज्र गुणा करेंगे, कटेंगे तो हाथ नहीं, इसको गुणा करेंगे 75,000 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 3 लाख, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये 3, तो ये कितनी हो गई आपकी 1 लाख हो गई आपकी करंट असेट्स। अब अपने को चाहिए करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज ज्ञात करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, है ना, करंट रेशियो, इसका फॉर्मूला करंट असेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। अब करंट असेट्स अपने पास है, करंट रेशियो अपने पास कितना है 4/1, और करंट लायबिलिटीज है अपने पास कितनी, असेट्स है अपने पास 1 लाख, ये हो गई करंट लायबिलिटीज। अब इनको वज्र गुणा करेंगे या भाग देंगे, तो गुणा करेंगे तो करंट लायबिलिटीज बराबर 1 लाख में 4 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे 25,000। तो यहां पर अपन देख सकते हैं कि अपनी जो करंट असेट्स है वो आ गई अपने पास 1 लाख, करंट लायबिलिटीज अपने पास आ गई 25,000। अब अनुपात में आप देख सकते हो कि भाई 1 रुपया अपने पास है तो संपत्ति 4 रुपए, दायित्व 1 रुपया है तो संपत्ति 4 रुपए। तो देख लो इसी प्रकार दायित्व 25,000 है तो संपत्ति अपने पास 1 लाख है, यह अनुपात वो सिद्ध हो रहा है। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, इस सवाल का हल करना है। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, अगर परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी संभावनाएं है ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, क्लियर है, बढ़े आगे। आगे देखो, आगे 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि प्रारंभिक स्टॉक है आपका 20,000, शुद्ध क्रय आपका है 50,000, प्रत्यक्ष व्यय है आपका 5,000, अंतिम स्टॉक है आपका 22,500, तो बेचे गए माल की लागत आपको ज्ञात करनी है। तो इसका आंसर होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना हो तो उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना। अब अपने पास देखो, अपने पास ओपनिंग स्टॉक कितना है 20,000 प्लस परचेज है अपने पास 50,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपने पास
5,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक अपने पास है 22,500। अब इनका टोटल करेंगे तो 20 और कितने हो गए 50, 70, 75, 75 में से 22,500 घटाएंगे तो 52,500। ये होगा आपका COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कितना आ जाएगा 52,500 आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें इतना ही पूछा आपसे कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी होगी या बेचे गए माल की लागत है वो कितनी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 52,500। ठीक है, आगे देखें। आगे क्या कह रहा है 4 नंबर कि निम्नलिखित सूचनाओं से सकल लाभ और शुद्ध विक्रय की राशि की कैलकुलेशन आपको करनी है ना। एक तो सकल लाभ जिसे अपन कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट सेल्स। संपत्तियां दे रखी है आपको 1.5 लाख, औसत स्टॉक दे रखा है आपको 70,000, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 4 टाइम्स, डेटर से आपके 40,000, विक्रय मूल्य लागत का 20% अधिक है। तो देखो सबसे पहले तो अपने को इसमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज्ञात करनी पड़ेगी। क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। या अपने को पहले ये देखो क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे होगी जब अपने पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो ज्ञात होगा, है ना। तो इसका आंसर देखो, है ना। तो अब देखो अपने पास स्टॉक टर्नओवर का दे रखा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बटे एवरेज इन्वेंट्री। अब देखो अपने पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा कितना 4 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अपने को नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा क्या, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने को नहीं दे रखा, अपने को औसत स्टॉक दे रखा कितना, ये COGS है वो नहीं दे रखा, औसत स्टॉक दे रखा अपने को 70,000। अब इनको क्या करेंगे, वजन गुणा करेंगे तो ये COGS हो जाएगा, COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 70,000 को 4 से गुणा कर देंगे तो 2,80,000, है ना। कितने आ गए 2,80,000 रुपए अपने पास से आ गए। अब इससे भी सकल लाभ नहीं आया, है ना, इससे ना भी सकल लाभ है ना शुद्ध विक्रय है। अब अपने को क्या है और क्या कैलकुलेट करना है, और इससे अपने को क्या कैलकुलेट करना है, सकल लाभ हो गया, है ना 2,80,000 रुपए। अब इसमें अपने को क्या करना है, विक्रय मूल्य लागत का 20% अधिक है ना, तो इसमें ऐड करेंगे यानी अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी होगी 2,80,000, इसमें ऐड कर देंगे 20% प्रॉफिट, है ना। तो 2,80,000 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे 56,000। अब 56,000 को जोड़ते कितने हो गए 3,36,000। तो 3,36,000 अपना क्या आ जाएगा, टोटल सेल्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3,36,000 टोटल सेल्स। अब देखो इसमें सकल लाभ, तो सकल लाभ अपना कितना हो गया, सकल लाभ हो गया अपना 56,000, है ना। सकल लाभ कितना आ गया 56,000। और दूसरा क्या पूछा, शुद्ध विक्रय यानी नेट सेल्स, शुद्ध विक्रय कितना हो गया अपना 3,36,000। बस इतना ही पूछा इसमें, है ना। तो अपना शुद्ध यानी ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया 56,000 और शुद्ध विक्रय भी आ गया 3,36,000। बस इतनी बात इसमें पूछिए, उसका जवाब अपन ने दे दिया। अगला क्वेश्चन देखो,
यानी चालू दायित्व आपके 1.5 लाख है ना, चालू दायित्व 1.5 लाख है, चालू अनुपात आपका 3:1 है, चालू अनुपात कितना है आपका 3:1 है, ठीक है, 3:1 है, ठीक है। अब आपको चालू संपत्ति ज्ञात करनी है, तो बहुत ही इजी है, इसका आंसर क्या होगा कि भाई करंट रेशियो बराबर करंट असेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। अब करंट रेशियो अपने पास है, चालू अनुपात दे रखा है 3:1, तो 3/1, फिर अपने पास करंट असेट्स नहीं दे रखी है, तो करंट असेट्स बटे करंट लायबिलिटीज दे रखी है अपने को 1.5 लाख। वजर गुणा करेंगे तो करंट असेट्स को 1 से गुणा करेंगे तो करंट असेट्स आएगा, 1.5 लाख को 3 से गुणा करेंगे तो 4.5 लाख रुपए आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा है, करंट असेट्स पूछा, तो 4.5 लाख रुपए अपनी करंट असेट्स हो जाएगी। देखो ये क्वेश्चन जरूर छोटे छोटे हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके 15 क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव आने हैं, 7 क्वेश्चन आपके रिक्सान वाले आने हैं, और 10 क्वेश्चन आपके वन लाइनर छोटे छोटे, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आने, तो 32 के तो ये हो जाएंगे। इसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 से लेकर 18 तक क्वेश्चन है, वो भी आपके 2-2 मार्क्स के होंगे, है ना, तो उनको भी इन्हीं रूप में अपन देख सकते हैं, ऐसे ही वो मिलेंगे। तो कुल मिला के ये 1 नंबर और 2 नंबर दोनों का मैटर है, वो अपन हल कर रहे हैं। आज का जो सेशन है वो बड़ा ही खास है, इसलिए आपको बिल्कुल भी वीडियो को, सेशन को स्किप मत करना, पूरा जो सेशन है वो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है, ताकि हर पॉइंट है वो आपका क्लियर हो, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो 6 नंबर का चैप्टर है, कितने 6 मार्क्स है वो आपके इस चैप्टर में से आने वाले हैं, तो इस चैप्टर को अपने को बड़ा ही धैर्य के साथ पढ़ना है। देखिए आगे आगे क्या कह रहा है कि अक्स लिमिटेड की पुस्तकें जो 31 मार्च 2022 को निम्न शेष लिए गए थे, आपको व्यापारिक प्राप्य आवत अनुपात की गणना करनी है। तो देखो इसका आंसर पहले मैं आपका स्टार्ट कर दूं, कि जब आ रहा प्राप्य अनुपात तो पूछेगा ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, है ना, इस जिसका फॉर्मूला क्या है, जिसका फॉर्मूला है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना, नेट रेवेन्यू में वही है जो आपकी उधार है, नगद इसमें शामिल नहीं करेंगे, बटे एवरेज रिसीवेबल, है ना। अब देखो अपने पास नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें देखो संचालन से कुल आगम दे रखी है आपकी 2 लाख, है ना, संचालन से नगद है आपकी 30,000 और वापसी आपकी 10,000। तो अपन ने क्या लिखा है, नेट रेवेन्यू। नेट रेवेन्यू का मतलब है कि आपकी नगद भी इसमें शामिल नहीं होगी और वापसी भी घट जाएगी। तो 2 लाख में से 30 + 10 40,000 घटा देंगे तो कितने आएंगे, 2 लाख में से 40,000 घटा देंगे तो 160, और फिर आपके डेटर है 50,000 और ये 30, 50 और 30 कितने हो गए 80, 80 में 2 का भाग देंगे तो 40,000। तो ये कितना आ गया आपका 4 टाइम्स आ जाएगा, 4 गुना है वो आ जाएगा। इतना इसमें पूछा है, बहुत ज्यादा चीज नहीं पूछी है, 4 टाइम्स है, यानी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है वो इस सवाल में पूछा गया है। ठीक है, आगे देखें, आगे देखो एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई परिचालन अनुपात का सूत्र आपको बताना है ऑपरेटिंग रेशियो का। अभी अपने 2-3 क्वेश्चनों में इनकी बात की थी कि भाई ऑपरेटिंग क्या होता है, अभी इसका फॉर्मूला भी आ गया, ऑपरेटिंग रेशियो बराबर ऑपरेटिंग कॉस्ट बटे नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। अगर आपको ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बटे नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। नेट सेल्स को नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी अपन कह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
है ना। तो परिचालन अनुपात ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग रेशियो बराबर ऑपरेटिंग कॉस्ट बटे नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि स्वामित्व अनुपात यानी प्रोप्राइटरी रेशियो ज्ञात करने का फॉर्मूला भी आपको बताना है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड बटे टोटल असेट्स। क्या हो गया? प्रोप्राइटरी रेशियो ज्ञात करने का फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड बटे टोटल असेट्स। शेयर होल्डर फंड्स में आपके क्या आएंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्सेड असेट्स। और टोटल असेट्स में आपकी करंट असेट्स और आपकी फिक्स असेट्स दोनों को टोटल असेट्स में शामिल करते हैं। तो ये आपका प्रोप्राइटरी रेशियो ज्ञात करने का फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रख सकते हो, एग्जाम की दृष्टि से खास और महत्वपूर्ण है। ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कि गैर चालू संपत्ति और गैर चालू दायित्व की दो जो उदाहरण आपको देने हैं। तो गैर चालू संपत्तियों में आपका एक तो जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। अगर नॉन करंट असेट्स की बात करें तो लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। और अगर गैर चालू दायित्व यानी नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करें तो डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन है, वो आपके नॉन करंट लायबिलिटीज के उदाहरण हो जाएंगे, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन है। ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए आपके करंट असेट्स के और आपके नॉन करंट असेट्स के और नॉन करंट लायबिलिटीज के, दोनों के एग्जाम्पल है, दो पूछे तो अपने को दो ध्यान में रखोगे तो कहीं कोई दिक्कतें नहीं होगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कंपनी का चालू अनुपात क्या है? 2:1 है। ऋण पत्रों का शोधन किया गया है, कारण सहित बताइए कि भाई चालू अनुपात में वृद्धि होगी या कोई कमी होगी या कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो अपने पास चालू अनुपात 2:1 है। ऋण पत्रों का शोधन करेंगे तो अपन के क्या होंगे? चालू अनुपात है वो उसमें कमी आएगी, है ना। तो देखो ऋण पत्रों का शोधन करने पर आपकी जो चालू संपत्ति है उसमें कमी हो जाएगी, क्योंकि अपने को उस व्यक्ति को क्या चुकाना पड़ेगा? पैसे चुकाने पड़ेंगे, है ना। तो चालू संपत्ति में कमी आएगी और चालू दायित्व उतने ही रहेंगे। चालू दायित्व में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। कोई व्यक्ति भाई अपन पैसे मांग रहा है तो उतने होंगे, अतः चालू अनुपात में कमी होगी। तो इसका आंसर क्या होगा कि भाई चालू अनुपात में कमी होगी। शोधन करते समय चालू संपत्ति में कमी आएगी, तो इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा, चालू अनुपात में कमी आएगी। ठीक है। तो विद्यार्थियों ये एक और महत्वपूर्ण सेशन जो आपके रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड है, जिसमें अपन ने कुल मिलाकर खूब सारे प्रश्न है वो आज के सेशन में समझने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है, अगर रियल में आप मन लगा के अध्ययन करते हो। क्योंकि कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप इन क्वेश्चनों को पढ़ोगे, समझोगे, तो इनके सहारे अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी आता है तो उसका भी जवाब आप आसानी से दे सकते हो। तो इसलिए मैं इनके नहीं कहता कि भाई लगातार आपको इस सेशन को देखना है, सिर्फ एक बार देखना है ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्डअप हो, आपका आत्मविश्वास बढ़े और आप जब परीक्षा हॉल में जाओ तो आप बढ़िया तरीके से उस एग्जाम हॉल में अपना पेपर है वो कंप्लीट कर सको। ठीक है सर विद्यार्थियों, तो आज के सेशन में इतना ही, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आपको ऐसा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दें साथियों के साथ, ताकि और जो भी विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं उनको भी फायदा मिले। इसके अलावा देखो और भी कोई कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए भी आज का जो सेशन है काफी फायदेमंद रहेगा, ऐसी मैं आशा और विश्वास रखता हूं। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।